व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? क्या वो पार्टिकल है, बीम ऑफ पार्टिकल जैसा न्यूटन जी ने बताया था, या वो वेव की तरह है जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल में हमने पढ़ा। हमने वेव थियरी ऑफ लाइट में लाइट का वेव नेचर जो है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड वी हैव स्टडीड दैट लाइट इन फैक्ट बिहेव्स लाइक वेव। और आज का जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने 10th क्लास में भी यही चीज पढ़ी थी कि लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। ठीक है, तो क्या न्यूटन पूरी तरह से गलत था कि लाइट बिल्कुल पार्टिकल नहीं है? आज के क्लास में बच्चों हम लोग एक ऐसा इफेक्ट पढ़ने वाले हैं जहां पर लाइट इज अ बीम ऑफ पार्टिकल, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, और उसका हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, ऑब्वियसली वीडियो देखेंगे एक्सपेरिमेंट का। एंड इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इट विल बी बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फोटोन है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उस इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था, सो देयर वाज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर द स्टडी ऑफ दिस इफेक्ट। उसके बाद इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल, उसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स है और उनसे क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे करंट का, एंड देन इन सारे ग्राफ पे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या लॉ बन रहा है, और उस पे से इस इफेक्ट को सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो इफेक्ट है उसको आइंस्टाइन के इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस से कैसे वेरीफाई करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग एप्लीकेशंस देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। एंड ये हमें पता चलेगा कि जो लाइट है इट इज बेसिकली स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग फिर ड्यूअल नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर अगर जो लाइट का वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो पार्टिकल शुड ऑल्सो बिहेव लाइक वेव, जिसको हम लोग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एंड एट द एंड देयर विल बी एन डिस्कशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट बच्चों मैटर वेव्स को प्रूव करने वाला बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है। तो चलो एक एक चीज़ों पे हम लोग जाते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फोटोन। तो मैंने आपको जो पहले बताया था कि जो क्वेश्चन है वेदर लाइट इज पार्टिकल और वेव, इट वाज डिबेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन फिजिक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो भाई लाइट जो है सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, बट लेटर ऑन उनकी जो थियरी थी कर्पुस्कुलर थियरी, इट वाज फेल्ड ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजन। एंड आफ्टर दैट हाइजन का जो थियरी आया, हाइजन्स प्रिंसिपल एंड हाइजन्स वेव थियरी ऑफ लाइट, इट वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन मेनी इफेक्ट, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे इफेक्ट उससे उन्होंने एक्सप्लेन किए। सो ऑलमोस्ट फॉर 200 to 300 years इट वाज थॉट इन फिजिक्स कम्युनिटी कि भाई लाइट का जो पैराडॉक्स है कि वेदर इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स, इट इज कम्प्लीटली रिजॉल्व, और एवरीवन वाज हैप्पी कि भाई लाइट जो है वो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और कुछ नहीं है। एंड देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट through which this photoelectric effect was discovered, and जैसे ही ये इफेक्ट डिस्कवर हो गया, it was not possible to explain this effect using the wave theory concept। एंड यहाँ पर जो था वापस से लाइट वेव है या पार्टिकल, ये जो सवाल था, है ना, दिस वाज वेरी रिजिड टर्म। अब बहुत ही रिजिड टर्म है। वेव मतलब समथिंग विच हैज स्प्रेड ओवर स्पेस, है ना, समथिंग विच हैज एनर्जी। और पार्टिकल मतलब ऐसा कोई तो चीज जो मटेरियल है, ऐसे एक पॉइंट पर है, इट इज नॉट स्प्रेड ओवर स्पेस। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग कंसेप्ट थी, और लाइट के साथ कुछ जगह पर हमें पता चल रहा था कि वो वेव की तरह बिहेवियर दिखा रही है,
तो कुछ जगह पर लाइट का हमें पार्टिकल बिहेवियर देखने मिला, जैसे कि ये इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड लेटर ऑन देयर वर मोर सच इफेक्ट, फॉर एग्जांपल कॉम्पटन इफेक्ट, जिसने प्रूव कर दिया कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी है। और एट द एंड ऑफ ऑल दिस डिस्कशन हम लोग ये लेसन के एंड में ये डिसाइड करेंगे कि लाइट को हम पार्टिकल बोले या वेव बोले। बट उससे पहले लेट अस अज्यूम कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जो न्यूटन ने कहा था कॉर्पस्कल्स। लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है फोटॉन्स। सिंस लाइट फोटो is a word related to light, so we will call the particles of light as photons. So let us discuss what are the properties of photons. So photon is a packet or bundle of energy and it is called photon, है ना। ये जो concept दिया था बच्चों, ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, and this was breakthrough in physics. उस वक्त उस वक्त से मॉडर्न फिजिक्स जो हम बोलते हैं आज का जो फिजिक्स है वहाँ उसका जन्म हुआ ये एक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो इससे पहले जो फिजिक्स था वो क्लासिकल फिजिक्स था, एंड मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ क्वांटा, एंड वहां से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, और वहां से आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है वो पूरा डेवलप हुआ है। तो व्हाट मैक्स प्लैंक सेड, जो एनर्जी है वो ऐसे कंटिन्यूस अगर है, उसी का हम एक छोटा सा पैकेट बना दे, देन वी कैन कॉल दैट एनर्जी पैकेट एज अ फोटोन, है ना। एंड वी कैन ट्रीट दैट फोटोन एज अ पार्टिकल। उसको हम पार्टिकल की तरह कंसीडर करके सारे पार्टिकल के प्रॉपर्टीज हम उसको असाइन कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन टू द फोटोन। उसमें पहला जो है वो है एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई मैक्स प्लैंक गिव दिस रिलेशन. This is called Planck's quantization relation. E is equal to h nu, where nu, this is not v, this is nu, है ना, Greek letter nu है, and this is h which is Planck's constant. So nu is the frequency of electromagnetic wave. तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग वेव फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये वेव की टर्म्स है, बट फोटोन को हमने क्या बोला हुआ है, फोटोन इज अ पार्टिकल। तो पार्टिकल और वेव में ये एक रिलेशन बन रहा है E इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पर राइट साइड में जो है वो ये एच म्यू है, वेर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो एनर्जी जो कि एक पार्टिकल की बता रहा है, जिसको हमने फोटोन बोला हुआ है। तो हमने यहाँ पर पार्टिकल और वेव नेचर को कनेक्ट किया है। देखो बच्चों, एच सी अपॉन लेमडा, हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज स्पीड ऑफ वेव। इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग लाइट, सो लाइट का स्पीड तो सी है। सो एच न्यू को हम लोग एच सी बाई लेमडा, न्यू को हम लोग सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, वेर लेमडा इज द वेवलेंथ, ठीक है। ये इसमें जो टर्म्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन को भी प्रॉपर्टी असाइन किया क्योंकि हमने एक नया पार्टिकल डिफाइन किया, सो हमें उसकी प्रॉपर्टीज असाइन करनी पड़ेगी। एंड अगेन प्रॉपर्टीज उसके जो बिहेवियर है वहां से निकल के आती है, अपने मन से कोई भी असाइन नहीं करते हम लोग प्रॉपर्टी। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ फोटोन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, सी। तो फोटोन का जो स्पीड है वो लाइट का स्पीड है, क्योंकि वो लाइट का ही पार्टिकल है। इट हैज जीरो रेस्ट मास, द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। मतलब अगर फोटोन अगर रेस्ट पर है तो उसको कोई मास ही नहीं है, और किसी चीज को मास ही नहीं है तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास नहीं है ना। थोड़ा सा ये रेस्ट मास रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, तो वो आप एडवांस फिजिक्स में आपको समझ में आएगा इस लेवल पर, ठीक है। आप समझ लो कि भाई वो रेस्ट पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज नो रेस्ट मास, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, अब सिंस वो मूविंग है तो उसको एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, तो आइंस्टाइन का आपको रिलेशन याद होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो उस पे से M इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, ये रिलेशन आता है, M इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, और इसी से आ जाएगा H बाई सी लैम्डा, ठीक है। तो इस ये जो E है, वी कैन से दैट दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटोन, है ना। अब मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम कितना होगा बच्चों, तो मोमेंटम जो है इट इज गिवन बाय E बाई सी, इट इज रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, एंड यू कैन से दैट मोमेंटम इज h बाय लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, आगे भी हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये वाला रिलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। फोटोन्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सिंस दे आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल दे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये भी एक खास बात है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों। एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये वाला रिलेशन देखो, E इक्वल टू एच न्यू,
न्यू ज़्यादा तो ई ज़्यादा, सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन द फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है हमने देखा था ऑप्टिक्स में कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। एंड व्हाट डज इट मीन, उसका अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है मतलब उसका एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है, या फिर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है एंड दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है। बट हमें पता है कि वेवलेंथ चेंज होता है। सो व्हेन वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो द वेलोसिटी ऑफ फोटोन ऑल्सो चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। तो फिर फोटोन का वेलोसिटी अलग है अलग अलग मीडियम में, है ना। इन डेंसर मीडियम इट ट्रेवल्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इनको कोई चार्ज नहीं है। फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। तो अब देखो डिफ्रैक्शन इज अ वेव कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये वेव्स दिखाते हैं, बट सिंस वी आर कॉलिंग फोटोन एज अ पार्टिकल, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दैट पार्टिकल ऑल्सो शोज अप द वेव नेचर, है ना। तो ये बहुत खास बात है बच्चों। फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है अब हम ये समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। तो वो ऑब्वियस बात है यूट्यूब का वीडियो है, सो क्रेडिट गोज टू द ऑथर ऑफ द वीडियो। ये यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है। सो नेशनल स्टेम सेंटर ने ये वीडियो शेयर किया है, सो ऑल क्रेडिट गोज टू देम फॉर दिस वीडियो। सो लेट अस प्ले द वीडियो, ठीक है। मैं थ्रू ये इस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो देर इज दिस डिवाइस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। आपने लोअर क्लासेस में सुना होगा इलेक्ट्रोस्कोप कंसेप्ट के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके ऊपर वी कैन सी दैट देर इज एल्यूमिनियम प्लेट रखा हुआ है इसके ऊपर, एंड दीज आर गोल्ड लीड्स, ठीक है। एंड अभी इन्होंने इस प्लेट को क्या किया है, इसको चार्ज किया है यूजिंग दिस ग्लास प्लेट, ठीक है। सो ग्लास प्लेट और फर यूज करके ही हैज चार्ज्ड दिस पर्टिकुलर प्लेट यूजिंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किया हुआ है एंड यू कैन सी दैट दिस इज द प्रोसेस, और वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो व्हाट इज सीन हियर कि ये प्लेट चार्ज हो चुका है। नाउ ही हैज यूज्ड अ विजिबल लाइट, ऑर्डिनरी हमारा लैम्प सोर्स यूज किया है, टेबल लैम्प, एंड ऑब्जर्व दिस, देर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज, है ना। इस प्लेट पर जो भी चार्ज है वो एज इट इज है। सो नथिंग सरप्राइजिंग, लाइट की वजह से कोई भी चार्ज में चेंज नहीं है, दैट इज फाइन। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ ही यूजेस दिस यूवी लैम्प। तो यहाँ पर एक यूवी लैम्प है, ये ब्लू कलर का, यू कैन सी दिस एंड लुक एट दिस, लुक एट द गोल्ड लीफ। यू कैन सी, यहाँ पर मैंने माउस जहाँ घुमा रहा हूँ, यू कैन सी दैट द चार्ज इज गोइंग आउट। तो ये यूवी लैम्प ने ऐसा कुछ कर दिया कि उसने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वहां पर उन नेगेटिव चार्जेस को इजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो हाउ ही डिड दिस, ये नेगेटिव चार्जेस कैसे इजेक्ट हो गए, है ना। हाउ दिस यूवी लैम्प इजेक्ट्स द नेगेटिव चार्जेस, वो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन मेटल इज irradiated बाय light of sufficient energy, the electrons from its surface comes out. Electrons are emitted from the surface of the metal. ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। सो दिस हैपन्स कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं एंड दैट कॉजेस द डिस्चार्जिंग ऑफ दिस प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल चुके हैं एंड व्हेन विजिबल लाइट वाज केप्ट, देखो देर इज नो डिस्चार्जिंग एट ऑल। विजिबल लाइट था तो ये गोल्ड लीफ बिल्कुल अपनी जगह पर एज इट इज रहा। So this experiments show that when sufficient energy light, when sufficient energy light is incident on a metal, what happens, the electrons are ejected from the surface of the metal। और उसी इफेक्ट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जो हम आज के लेसन में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक और वीडियो है बच्चों, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब का ही वीडियो है। सो द क्रेडिट गोज टू वेबकास्ट लीगेसी डिपार्टमेंटल, ठीक है, और प्रोफेसर लूनी का ये वीडियो है। सो लेट अस प्ले द वीडियो फर्स्ट। सो हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट बच्चों, यू कैन सी कि यहाँ पर एक रेड फिल्टर लगा हुआ है एंड देयर इज अ लाइट सोर्स हियर,
and this red filter light passes through this red filter, and there is a milliammeter on this screen, and you can see कि भाई milliammeter पर red color लगाते ही there was no current. Now there is orange filter which is placed, तो orange का frequency red से obviously थोड़ा ज़्यादा है, and look at the current, obviously it is extremely small, or you can say it is almost nothing. अब हम लोग नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कलर है वो ग्रीन है, विच हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी, एंड लेट अस पुट दैट इन फ्रंट ऑफ द वाइट लाइट सोर्स। अब जो है ग्रीन कलर का लाइट उस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे पड़ रहा है, एंड यू कैन सी दैट द करंट is non-zero now. So there is small amount of current which starts flowing when the green color is irradiated. Green color और blue color का frequency red से ज़्यादा है, and what is observed here कि जैसे ही higher frequency radiation आ रहा है you can see more and more current, है ना। green के comparison में blue का frequency ज़्यादा है, and you can see that the current is more on this multi ammeter और milliammeter, है ना। So this was the experiment which tells you that there is something which is related to the frequency of light. And now let us study the photoelectric effect. So the phenomena of emission of electrons from mainly metal surface exposed to light energy, है ना। कौन से रेडिएशन चाहिए, एक्स रेज, गैमा रेज, यूवी रेज एंड विजिबल लाइट एंड इवन इंफ्रारेड रेज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सफिशिएंट एनर्जी का अगर रेडिएशन होगा then the electrons are emitted from the surface of the metal, ठीक है। and this effect is called as photoelectric effect, जो हमने दोनों डेमोन्स्ट्रेशन में देखा, ठीक है। the electrons emitted by this effect are called photoelectrons. उन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों हम लोग photoelectrons बोलते हैं, and the current that is constituted by the photoelectrons, उन इलेक्ट्रॉन्स से जो करंट बनता है it is called photoelectric current, ठीक है। So there is a note, non-metals also show photoelectric effect. Liquids and gases also show this effect but to limited extent, ठीक है। कुछ केसेस में दिखता है, हर केस में नहीं दिखता है। तो generally we study photoelectric effect using metals. So let us say we have a metal and let us irradiate this metal with UV radiation, and what is observed that the electrons from this metal surface are ejected. Electrons surface से ऐसे निकल रहे हैं, and these electrons are called photoelectrons. नाउ सपोज मेटल्स अदर देन अल्कली मेटल, ऐसे मेटल है जो नॉन अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल में खास बात यह है बच्चों दैट फॉर एग्जांपल सोडियम ले लो या उसी टाइप के मेटल ले लो, अल्कली अर्थ मेटल या अल्कली मेटल। सो दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दोज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, तो उनको नॉकआउट करना, उनको निकालना बहुत आसान होता है, एंड दैट्स वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इजीली शोन बाय अल्कली मेटल्स. But if it is non-alkali metal, other than alkali metal, then also you can see the photoelectric effect, but the radiation should be very high frequency radiation. If you insert visible light अगर इस पे radiate करेंगे, then these alkali metals, other than alkali metals, these metals will not show any photoelectric effect. So there should be some sufficient amount of light, that the sufficient energy of light that will emit the photoelectrons, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है। अगर अल्कली मेटल्स है और आप विजिबल लाइट उस पर एमिट करते हो, देन देयर इज फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द अल्कली मेटल। मैंने रीजन बताया है, बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली बाउंड, है ना, कंपेयर्ड टू अदर नॉन अल्कली मेटल। तो सेटअप क्या है इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए? सो दिस इज अ सेटअप वेयर देयर इज अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब ये वैक्यूम ट्यूब है, तो अंदर बिल्कुल कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ खाली ग्लास ट्यूब है, कोई भी गैस नहीं है। एंड देयर इज डब्ल्यू विच इज कॉल्ड विंडो, और ये क्वार्ट्स का विंडो है, ठीक है। क्वार्ट्स इज अ काइंड ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पर एक मेटल प्लेट लिया है विच इज कैथोड, है ना, और ये जनरली हमारा फोटो सेंसिटिव मेटल होता है। फोटो सेंसिटिव मेटल मतलब अल्कली मेटल जनरली हम लोग यूज करते हैं, और सिमिलर टू दैट यहाँ पर एनोड है, दिस कुड बी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, जनरली कॉपर का एनोड होता है। एंड दिस इज अ सर्किट जहाँ पर हमने हाई वोल्टेज बैटरी लिया, यू कैन सी दिस हाई वोल्टेज बैटरी है, और यहाँ पर हमने एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया है। माइक्रो एमीटर इसलिए क्योंकि करंट जो है वो बहुत स्मॉल होने वाला है, सो वी नीड अ सेंसिटिव डिवाइस लाइक माइक्रो एमीटर, ठीक है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ये की ओपन है, एंड लेट अस क्लोज दिस की।
ठीक है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है एंड वोल्ट मीटर विल टेल यू कि कितना वोल्टेज है। ये हमारा रियोस्टेट है। बाय वेराइंग द वेरिएबल नॉब ऑफ रियोस्टेट आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट्स के अक्रॉस चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द सर्किट। तो यहाँ पर हमने जैसे ये की को ऑफ किया एंड नाउ लुक एट द सर्किट, ये पूरा सर्किट क्लोज है, हमारा की ऑफ है, बट स्टिल यू कैन सी नथिंग, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस माइक्रो एमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये सारे टर्म्स दिया है, C इज मेटेलिक कैथोड, A इज मेटेलिक एनोड एंड W इज क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, अब होगा क्या देखो, व्हेन वी इरेडिएट दिस विंडो बाय सम सुटेबल रेडिएशन, और अब यहाँ पर यूवी लाइट्स आए एंड लुक एट दिस, क्या हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड फ्रॉम दिस कैथोड, और ये इस तरह से यूवी लाइट जैसे कंटिन्यूस आते रहेगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैथोड से निकलेंगे, और सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और ये एनोड पॉजिटिव पे रखा हुआ है, सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस एनोड एंड दे विल फॉल ऑन एनोड, और वहां से वो फ्लो करके बैटरी में चले जाएंगे। सो यू विल मेजर द करंट एट दिस एनोड, और ये जो करंट होगा दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर नॉक्ड आउट बाय फोटॉन्स। सो ग्लास की जगह हमने यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो यूज किया है। सो कैन वी यूज ग्लास विंडो, पूरा ट्यूब तो ग्लास का है, लेकिन ये जो लाइट जहां से आ रहा है वो हमने क्वार्ट्ज विंडो लिया है। वाई? बिकॉज ग्लास ट्रांसमिट्स विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट डू नॉट ट्रांसमिट यूवी लाइट। यूवी लाइट ट्रांसमिट नहीं करता है बच्चों, ग्लास एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन एंड दैट्स वाई हमें यहाँ पर क्वार्ट्ज की जरूरत पड़ती है। क्वार्ट्ज ट्रांसमिट्स यूवी लाइट एंड दैट्स वाई वी हैव यूज्ड क्वार्ट्ज सेटअप हियर। ठीक है, when light of suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive of the battery and hence the photoelectric current is constituted. तो इस तरह से करंट बनता है। अब देखते हैं कि अगर हमने उस जो लाइट हमने पिछले सेटअप में ये यूवी लाइट यूज किया था, अगर हम उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा करें, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स आएंगे यूवी लाइट के। ठीक है, सो दैट इज इंटेंसिटी। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, उतना करंट आना चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। सो लेट अस लुक एट द ग्राफ एंड दिस इज इंटेंसिटी L एंड दिस इज करंट इन माइक्रो एम्पियर, और ये है अपना ओरिजिन। एंड वंस वी इंक्रीज द इंटेंसिटी वी सी अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द करंट, और ये जो ग्राफ आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स that the photoelectric current is directly proportional to the intensity। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। photoelectric current is directly proportional to intensity of the incident light। मतलब जितने फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम फोटोन आए कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा फोटोन आए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पर बताया कि फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूवी लाइट जो है वो अल्कली मेटल से और नॉन अल्कली मेटल से तो आपको लाइट देगा, बट विजिबल लाइट में नॉन अल्कली मेटल से देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द फ्रीक्वेंसी शुड बी सुटेबल सो दैट द इफेक्ट इज प्रेजेंट, है ना। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर पोटेंशियल की बात करें, है ना, जो बैटरी हमने कनेक्ट किया था, तो उस पोटेंशियल का और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है देखते हैं। सो लेट अस से इंटेंसिटी L1 हमने लाइट का दिया है जो कि कांस्टेंट है, और फिर हमने पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया। लुक एट दिस ग्राफ, इनिशियली द करंट इंक्रीजेस, आफ्टर सम टाइम द करंट बिकम्स कांस्टेंट। मतलब अगर मैं करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी ज्यादा बढ़ा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से नहीं निकल रहे। मेटल से एक बार जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंचेंगे जब हमारा करंट यहाँ इस रेंज में आ जाएगा, विच इज अ स्टेडी रेंज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो जब सैचुरेशन करंट आ जाएगा, इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो उस मेटल से निकले वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे एनोड पर मिल गए, एनोड पोटेंशियल V है, तो वहां पर मुझे करंट मिलने लगा। और अब जो मैं कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दूं तो मेरे उस बैटरी या पोटेंशियल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं रहे हैं, ये ग्राफ हमें बता रहा है। ठीक है, और ये इनिशियली क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रीजन भी है। इनिशियली द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द
मेटल सरफेस, एंड ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो वो वापस भी रिटर्न जा सकते हैं या कहीं स्पेस में खो जा सकते हैं, तो वैसा ना हो इसलिए हमने बैटरी लगाई है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कलेक्ट करेगी। तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले शुरुआत में निकले हुए जितने हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, फिर लेटर ऑन और हायर वोल्टेज पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, और फिर जब ये कंडीशन आ जाएगी, ये वाली कंडीशन जहाँ पर सैचुरेशन करंट हो गया, वहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ कांस्टेंट करंट। नाउ सपोज इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली वी गेट द सेम ग्राफ बट विथ हायर करंट, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट बढ़ता है, बट इवन इफ यू चेंज द पोटेंशियल द करंट विल नॉट चेंज अप्रिशिएबली, मतलब यहाँ पर करंट जो है वो सैचुरेट हो चुका है। बट नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई रिवर्स दिस पोटेंशियल? अगर रिवर्स करेंगे तो थिंक ऑफ एनोड एज नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिटर्न भेजेगा। Now in that case what will happen, the current will fall down क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न जाने वाले हैं। एंड what we expect here, तो देखते हैं, in case of negative potential all this current goes to zero at a particular value of current, particular value of negative potential, this is called cut off potential। ठीक है, ये खास बात है, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये पोटेंशियल एक ही आ रहा है, मतलब ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों, है ना। सो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस वीएस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द photoelectric current increases with increase in positive potential and when all photoelectrons reach the plate, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं रीच कर गए, करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इट इज नोन सैचुरेशन करंट। तो करंट कांस्टेंट हो रहा है बच्चों, है ना। व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे, द करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं है, बट इट इज जीरो एट नेगेटिव पोटेंशियल। This shows that even in the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own kinetic energy। तो होता ये है कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी हम बैटरी ना लगाए, है ना, इफ पोटेंशियल इज जीरो, स्टिल सिंस लाइट आया था, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, और वो वहां रीच करेंगे, कहाँ पर, दूसरे प्लेट पे, है ना। तो देखो, स्टिल द फोटॉन्स हैव सम एनर्जी, तो ये एनर्जी का भी कुछ तो लॉजिक है यहाँ पर, हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन से, ये हमें सारी कंसेप्ट समझ में आने वाली है। व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना, तो हमने अभी कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, व्हाट विल हैपन, जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल होगा, बिकॉज यहाँ पर एनोड पे क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो वो उसको रिवर्स भेजेगा, एंड दैट पोटेंशियल व्हेन वोल्ट करंट, सारे के सारे हाईएस्ट सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी रिवर्स चला जाएगा, तो कोई भी करंट नहीं मिलेगा, यू गेट जीरो करंट, दिस कंडीशन वीएस, एंड दिस वीएस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर कट ऑफ हो गया है करंट, ठीक है, एंड इट इज नेगेटिव, इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल है वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिवर्स भेज रहा है, तो इस पोटेंशियल से जो एनर्जी बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट शुड बैलेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम आइंस्टाइन की इक्वेशन में देखेंगे ये बात। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी एक और ऑब्जर्वेशन है। L1 और L2 अलग अलग इंटेंसिटी है, बट वी गेट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ऑल द इंटेंसिटीज। सो इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पर, है ना, ये भी एक खास बात है। द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो देखते हैं, अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी का लाइट है तो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन नहीं है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, जितने फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इट इज 1 to 1, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसमें रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा देखते हैं। सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव पोटेंशियल, on y axis we have current,
पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ आता है ऐसा। सो यू कैन सी कि जब किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनाए, सो वी कैन सी कि व्हेन वी रिड्यूस द पोटेंशियल, तो अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेट अस से दिस nu2 इज ग्रेटर देन nu1, है ना, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव है, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्जर एंड इट इज मोर नेगेटिव, है ना। तो दिस Vs2 इज ग्रेटर देन Vs1, ये यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन सेकेंड केस वेयर द फ्रीक्वेंसी इज मोर इज ग्रेटर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, है ना। फॉर और ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव ऑन नेगेटिव साइड। फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एज एंड इज सैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव में तो सैचुरेशन आ रहा है। पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड, अब क्या हो रहा है, द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सैचुरेशन करंट भी सेम है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसीज। When potential is decreased and taken below zero, तो नेगेटिव कर दिया, the photoelectric current decreases to zero but at different stopping potentials। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का कुछ तो रिलेशन है और वो हम लोग पढ़ेंगे। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो इसका भी एक ग्राफ बन सकता है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, एक्स एक्सिस जीरो फ्रीक्वेंसी से ऐसे बढ़ रही है और यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एंड यू कैन सी कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे यू कैन सी द करंट फ्लोइंग और ये पोटेंशियल जो है ये बढ़ते जा रहा है। सो द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। बिलो दैट फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। That frequency is called threshold frequency below which the photoelectric emission is not possible. However high the frequency of incident light may be, it depends on the nature of metal emitting photoelectrons। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या दिया है ये नोट डाउन करना है आपको। फॉर अ गिवन सब्सटेंस there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible। threshold frequency के नीचे कोई भी photoelectric emission नहीं दिखता है। एक्सपेरिमेंट मैंने वीडियो में बताया था जहाँ पर हमने रेड फिल्टर लगाया था एंड वी गॉट नो करंट। मतलब अगर रेड लाइट की बात करें तो इट हैज़ वेरी लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी एंड इट डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं बच्चों, है ना। और वो होने के लिए आपके फोटोन के अंदर ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए जो रेड लाइट के फोटोन में नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग नो इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दैट केस, है ना। सो देयर इज सम मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितने ज़्यादा फोटोन्स आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो देयर इज 1-to-1 रिलेशन एंड दैट्स व्हाई और ये जो चीज़ है ये अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सारा इफेक्ट होगा, क्योंकि उसके नीचे तो इफेक्ट ही नहीं दिखेगा तो बाकी डिस्कशन होगा ही नहीं। आगे देखते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों मैं ये जो इफेक्ट है आपको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है। वॉल के उस तरफ है इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ मैं हूँ जो उन इलेक्ट्रॉन्स को लाइट के पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी दे रहा हूँ। सो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को पैकेट दिया, एक एनर्जी पैकेट दिया। एनर्जी पैकेट था 10 जूल का और ये जो हाइट थी, लेट अस कॉल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी पैकेट था और ये हाइट जो थी वो थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है, इसकी हाइट जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ तक आने में, इस हाइट तक आने में, इस वॉल के हाइट तक आने में वो यूज़ करेगा।
और बची हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जिससे वो यहाँ से शूट आउट होगा और निकलेगा, ऐसे बंदूक की गोली की तरह निकलेगा विथ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। और ऑब्वियसली उस तरफ अगर एनोड है तो एनोड में जाके टकरा जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए एक और एनर्जी पैकेट दिया। अब मैंने एनर्जी पैकेट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया। इसकी हाइट कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने एनर्जी पैकेट कितना दिया उसको, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्रॉस करके नहीं जा सकता, तो वो इस बैरियर को, इस वर्क फंक्शन, इस बैरियर को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, इसे क्रॉस करके नहीं जा सकता। सो यू विल गेट नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर लो एनर्जी लाइट रेडिएशन और फॉर लो फ्रीक्वेंसी लाइट रेडिएशन। तो मैंने जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो देर वॉज नो लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, है ना, सो देर वॉज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन। बट अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, लेट अस टेक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हाइट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने एनर्जी दिया। सो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन जस्ट मैनेजेस टू कम आउट ऑफ दिस मेटल, इस वॉल के क्रॉस करके जस्ट बाहर आया है। अब होगा कि ये वापस अंदर जा सकता है या फिर ये क्रॉस करके जाएगा अगर उस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने वहां पर बैटरी लगाया हुआ है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल रीच दैट एनोड, अगर वहां पर बैटरी का प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वापस से मेटल में घुस जाएगा अंदर, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग लगा देंगे जो कि इसके बराबर है, इस वॉल की हाइट के बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, अदरवाइज बाकी केसेस में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन द इफेक्ट। उसके बाद देखते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। जो एनर्जी है, याद करो, फोटोन का एनर्जी वो उस रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है, मैंने उसको कितना एनर्जी दिया है, और मैं उसको एनर्जी दे सकता हूँ पैकेट्स के फॉर्म में। तो ऑब्वियस बात है, मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब लगाऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी उसको मिलने वाली है और उसी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फोटोन। मैंने 10 पैकेट दे दिए 5-5 जूल के या 5-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स उनको लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को मैं 2 पैकेट्स नहीं दे सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट लेने वाला है। ये भी एक रिलेशन है, 1 to 1 रिलेशन, है ना। और ये कब पॉसिबल है, जब अगर लाइट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करें तभी पॉसिबल है ना। एंड दैट्स वाई यहाँ पर लाइट का पार्टिकल बिहेवियर जो है वो हम इस पूरे डिस्कशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे ही लाइट आया इलेक्ट्रॉन निकला, सो देयर इज नो टाइम डिले। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1 to 1, जो मैंने अभी बताया, एक फोटोन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने एक पैकेट दिया तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, दो नहीं लेंगे, बांटेंगे नहीं एक दूसरे में, है ना। तो 1 to 1 रिलेशन है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, अब ये जो मैंने सारा डिस्कशन बताया यही आइंस्टाइन ने भी सोचा और उसने इस पे से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, एंड ही यूज्ड द प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटा, है ना। प्लैंक ने जो बताया था कि एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन कंटिन्यूअस फैशन बट इट इज एमिटेड इन चंक्स, ऐसे टुकड़ों में एमिट या एब्जॉर्ब होती है, विच ही कॉल्ड क्वांटा, और वहां से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। तो वो क्वांटा ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एच न्यू। So when a photon of energy h mu falls on a metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and is used in two way. दो तरीके से यूज होगा। तो अब मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एग्जांपल याद करो, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला मेटल के अंदर और मेटल के एक इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन दो काम करेगा। पहले तो पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर, ये जो दीवार है ना, उससे बाहर निकलने में उसको एनर्जी लगने वाला है, सो वो वहां यूज करेगा, विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है। इस दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस बैरियर को बोलेंगे वर्क फंक्शन। सो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ मेटल सरफेस। अब बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां यूज हो गया। बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज सम एनर्जी एंड ऑब्वियसली दैट एनर्जी विल बी इन काइनेटिक फॉर्म, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेगा। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड in by giving used in giving a velocity v to the emitted photoelectron. This is equal to maximum kinetic energy of the photoelectron half mv square, ठीक है, half mv max square, where m is the mass of the photon, ठीक है, mass of the photoelectron और mass of the electron itself, ठीक है। सो मेटल है, यहाँ पर फोटोन आया मेटल पे और ये इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ से सरफेस पे आने में उसे कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा,
दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वेर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना वर्क डन करना पड़ेगा, और बची हुई हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो अब इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर लिया जो उसने फोटोन से लिया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, आने वाली एनर्जी एच न्यू यूज हो गई एच न्यू नॉट या फिर फाई वर्क फंक्शन, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो ये बन गया अपना एच वर्क फंक्शन को हम लोग एच न्यू नॉट लिखते हैं, सो प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। सो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू जीरो इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही हम एमिट करेंगे तो क्या होगा, बेचारा इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी जितनी उसको निकलने में लग रही है। सो इलेक्ट्रॉन विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी, और उस केस में ये जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, and h nu minus h nu naught will be zero. It means nu equal to nu naught. So at threshold frequency there is the electrons, photoelectrons are emitted with zero kinetic energy, and that's why that energy is equal to work function, ठीक है। अब ये सारे जो लॉ है, हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉ है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन से वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन देख लो आप, इफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, है ना, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर न्यू माइनस न्यू नॉट हो रहा है। अगर न्यू ही कम है तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। और ऑब्वियस बात है मास तो नेगेटिव होता नहीं है, वेलोसिटी का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट यहाँ पर तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन एक तो गलत है, या फिर देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विच टेक्स प्लेस। सो ऑब्वियस बात है इक्वेशन तो सही है, इट मीन्स देयर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन आ गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही एमिशन क्यों होता है। दूसरा इफेक्ट, सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो क्योंकि ये इक्वेशन वही बता रहा है हमें, है ना। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो एक फोटोन आया एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 फोटोन आए 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 100 फोटोन आए, हम 10 1 10 100 फोटोन बढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मतलब वी आर इंक्रीजिंग द करंट। तो जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा। सो 1 to 1 रिलेशन आ रहा है। इट इज क्लियर दैट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, क्योंकि देखो एच न्यू माइनस न्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी इनका इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा, और जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ऑब्वियस बात है उनको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगने वाला है वो ज्यादा लगने वाला है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर। एक और इफेक्ट हमने स्टडी करी है। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अ फोटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक पार्टिकल की तरह आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में टक्कर हुई, और जो हम कोलिजन पढ़ चुके हैं कोलिजन का थ्योरी, उसी तरीके से यहाँ पर कोलिजन होने वाला है। एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस है। इट इज फाउंड दैट डिले इज ओनली 10⁻⁸ सेकंड, इसलिए हम उसको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इंस्टेंटेनियस बोलने का रीजन क्या है ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, देखो एक और प्रोसेस होता है जहां पर लाइट एमिट होता है, अगर उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में चला गया, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाने वाला हूँ, और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा देन दैट इलेक्ट्रॉन एमिट्स फोटोन, ठीक है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, एंड दैट टाइम डिले इज ग्रेटर देन दिस 10⁻⁸ सेकंड, है ना। तो दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, पहला है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। फायर अलार्म जो होता है बिल्डिंग्स में लगता है, वहां पर बर्गलर अलार्म में लगता है, ठीक है। स्कैनर्स इन टीवी ट्रांसमिशन स्कैनर में यूज होता है इसका। साउंड इन सिनेमा फिल्म, ये पहले यूज होता था, आज तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुका है, बट उस टाइम पे साउंड रिप्रोडक्शन के लिए वो बड़ा सा रील आता था और प्रोजेक्टर पे वो घूमता था, आपने देखा होगा, और उससे साउंड रिप्रोड्यूस होता है यूजिंग दिस फोटो सेल, है ना। फोटो सेल नाम का डिवाइस है जो इस इफेक्ट का यूज करता है। पेपर इंडस्ट्री में पेपर का थिकनेस मेजर करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है बच्चों।
अगर किसी प्रोडक्ट में होल्स है ना, तो उसमें भी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। सॉलिड ओपेक है या नहीं है, लिक्विड ओपेक है या नहीं, ये चेक करने के लिए यूज होता है। ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ये हम एक स्ट्रीट लाइट सेंसर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर जो है फर्नेस का, वो कंट्रोल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फर्नेस का टेम्परेचर उससे निकलने वाली लाइट पे डिपेंड करता है, और वो लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फोटोमेट्री में यूज होता है। ठीक है। ब्यूटी मीटर, ये ब्यूटी मीटर क्या है, तो कोई गोरा है या काला है उसका कॉम्प्लेक्शन वहां पर यूज होता है। लाइट मीटर्स आर यूज्ड इन सिनेमा इंडस्ट्री टू चेक द लाइट। आपने पुराने कैमरा अगर देखे होंगे तो वहां पर एक छोटा सा सेंसर होता था, दैट वाज फोटो सेल, जो एम्बियंट लाइट, जो बाहर की लाइट है उसको सेंस करता था, और उस हिसाब से आपको वहां पर वो ग्रीन सिग्नल देता था, और तभी आप क्लिक कर सकते हो अगर आपने पुराने कैमरा देखे तो उसमें ये फोटो सेल यूज होता था। अभी तो डिजिटल सिस्टम्स है सारा, तो अभी अलग सर्किट्स यूज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सॉल्टिंग में यूज होता है, और फोटो काउंटिंग में यूज होता है। तो काउंटिंग में भी यूज होता है, मीटियोरोलॉजी में भी यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चे इसके। अभी कम हो गए यूसेज, क्योंकि अभी उनसे इससे बेटर डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। अब यहाँ पर हमारा डिस्कशन पार्ट आ रहा है। तो देखो, लाइट वेव है, क्योंकि हमने उसके वेव बिहेवियर देखे हैं, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके दिखाया है। बट यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट और इस डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल ऑल्सो। सो व्हेन इज द लाइट पार्टिकल एंड व्हेन इट इज वेव? तो जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा किसी मेटल से या किसी जगह पे, वहां पर एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, देन दैट लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। और जब वो ट्रैवल कर रही है ना, तो उस टाइप के जब हम इफेक्ट का स्टडी करेंगे, देन दैट लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक वेव। तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि लाइट का जो वेव और पार्टिकल नेचर है वो मिक्स है। ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि भाई लाइट सिर्फ वेव की तरह बिहेव करेगी या सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। लाइट कैसे बिहेव करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वे वी स्टडी लाइट, है ना। एंड दैट्स व्हाई लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो ये इस प्रॉब्लम का एट द एंड सॉल्यूशन निकला कि लाइट जो है वो उसका नेचर ड्यूअल है, वो कभी वेव है कभी पार्टिकल है, दैट डिपेंड्स ऑन द फेनोमेना ऑन विच वी आर डिस्कसिंग और वी आर स्टडिंग, है ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। तो डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर हमारी जो लाइट है वो वेव है ना, और वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक छोटा पार्टिकल है, वो भी वेव की तरह बिहेव करे। तो वहां से हमने मैटर भी रेडिएशन और वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ये एक हाइपोथेसिस आया विच इज कॉल्ड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। वो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो wave theory of electromagnetic radiation explained the phenomena of interference, diffraction and polarization. X-ray spectra, क्वांटम थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने लाइट को पार्टिकल की तरह, फोटोन की तरह ट्रीट किया है। इट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड एक्सरे। इतने चार इफेक्ट इसने एक्सप्लेन किया है। तो अब देखो, अगर हम ये इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से एक्सप्लेन करना चाहे तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो वेव बिहेवियर है उसको हम लोग अगर क्वांटम या फिर पार्टिकल बिहेवियर की तरह एक्सप्लेन करें, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वाज द कंक्लूजन? दस द रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो रेडिएशन जो है, लाइट जो है, उसको ड्यूअल नेचर है, वो रेडिएशन भी है और वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है ना। तो ये हमारा एंड ऑफ द डिस्कशन था, है ना। सो डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर वेव जो है वो पार्टिकल बिहेवियर दिखा रही है, तो पार्टिकल ने भी तो वेव बिहेवियर दिखाना चाहिए, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। एंड दैट्स व्हाई लुइस डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा हैव आल्सो ड्यूअल नेचर। दे आल्सो कैन हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो इन्होंने भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वाले फेनोमेना दिखाने चाहिए। एंड in no experiment matter exists both as particle and as a wave simultaneously। ये भी एक खास बात है
कि एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करके चेक कर रहे हो कि किसी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेक कर रहे हो, तो वहां पर वो आइदर वेव बिहेवियर दिखाएगा या पार्टिकल बिहेवियर दिखाएगा, वो दोनों एस्पेक्ट साथ में नहीं दिखा सकता। एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग, है ना। और अगेन सरप्राइजिंग भी है। ऐसा क्यों होता है, वी डोंट नो। द नेचर बिहेव्स इन दैट वे। व्हाई नेचर बिहेव्स इन दैट वे, वी डोंट नो। ठीक है, इट इज आइदर द वन और द अदर एस्पेक्ट। ठीक है, द टू एस्पेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री based on our understanding. Matter is something different, particle is something different, wave is something different, but in reality अभी हमें बहुत इसमें जानने की जरूरत है कि क्या हमारे जो डेफिनेशन है मैटर, पार्टिकल के और वेव के, क्या ये बिल्कुल सही है इतने छोटे क्वांटम मैकेनिकल स्केल पे। सो आई टेल यू कि ये जो डेफिनेशंस है, जो हमारा रिजिड कंसेप्ट है, रिजिड थॉट है कि भाई दिस इज वेव एंड दिस इज पार्टिकल, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे ठीक है, लेकिन इतने छोटे स्केल पर ये डेफिनेशंस ही खुद गलत है। ठीक है, सो व्हाट ही सजेस्टेड, nature loves symmetry and that's why the universe is made of particles and radiation, both entities must be symmetrical। तो दोनों symmetrical होने चाहिए। and that's why what he said कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। so a moving material particle can be associated with a wave and wave guide the motion of the particle। ठीक है, और जो वेव होगा उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा। द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल आर नोन एज डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव, क्योंकि डी ब्रोगली ने दिया था और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव मैकेनिक्स जो ब्रांच है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेव, तो उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, पहले तो हमारा बेसिक प्लैंक्स का फॉर्मूला था E इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा, और आइंस्टाइन की थियरी के हिसाब से जो फोटोन का एनर्जी था वो था एम सी स्क्वायर। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, सो यहाँ पर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, और यहाँ पर दोनों तरफ सी कट हो जाएगा एंड यू गेट लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी, एंड एम इंटू सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, so we can write lambda equal to h upon p, and this is de Broglie wavelength, which is Planck's constant upon momentum of the photon. If instead of photon we have material particle, then in that case we write h upon mv, where m is mass and v is velocity of the photon। ठीक है, so conclusion क्या निकल गया है, lambda equal to h upon mv, de Broglie wavelength is inversely proportional to the velocity of the particle। If the particle moves faster than the wavelength will be smaller, है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ स्मॉल, वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा। इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी जीरो, 1/0 इज इनफाइनाइट, सो वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, तो ऐसी वेव हम लोग विजुअलाइज भी नहीं कर सकते और डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे साइज का है, तो ऑब्वियस बात है वो बैठा हुआ है चेयर पे, वेलोसिटी जीरो है, मास भी बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, और मेरी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट है, सो इट इज ऑफ नो यूज, है ना, उसका डिस्कशन करके भी कोई फायदा नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ is inversely proportional to mass of the particle। the wavelength associated with heavy particles is smaller, है ना। तो हेवी पार्टिकल का वेवलेंथ छोटा है, बहुत हेवी हो गए जैसे कि हम लोग, तो बहुत छोटा वेवलेंथ विच इज अगेन नॉट डिटेक्टेबल एंड नॉट यूजफुल एट ऑल। सो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ माइन्यूट पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा है। मैटर वेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम and hence they are not mechanical waves। mechanical waves नहीं है बच्चों। matter waves are not electromagnetic waves because they are not produced by accelerated charges। ठीक है, matter waves are probability waves, amplitude of which gives the probability of existence of particle at the point। और ये matter wave अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा जो वेव मैकेनिक्स है ये ब्रांच डेवलप होता है, जिसमें हम लोग एक मैटर वेव को मैथमेटिकल फंक्शन की तरह दिखाते हैं, है ना। क्योंकि सिंस इंग्लिश और आवर लैंग्वेज इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड this behavior of particle, while the mathematics is the language to study or understand the behavior of these particle, and that's why we use wave functions।
अब जो मैटर वेव है ये तो हो गया सारा, हाइपोथेसिस थियरी हो गया, ये सच है या नहीं है, सो हाउ वी कैन डू दिस। तो डेविसन एंड जर्मर डिवाइस्ड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिर उन्होंने वेव बिहेवियर स्टडी करने के लिए डिफ्रैक्शन पैटर्न का स्टडी किया, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। सो व्हाट ही डिड, देखो यहाँ पर सेटअप है, ही यूज्ड इलेक्ट्रॉन एमिटर, ये इलेक्ट्रॉन एमिटर डिवाइस है ना, जहाँ से देयर इज अ स्मॉल फिलामेंट विच हीट्स अप दिस फिलामेंट, ये बैटरी इस फिलामेंट को हीट करेगा जिससे कुछ थर्मियोनिक इमिशन होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से बाहर निकलेंगे, एंड देन देयर इज अ कैथोड जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सो देयर दिस होल सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। तो हमारी जो ऑर्डिनरी गन होती है जैसे बुलेट शूट करती है, ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को शूट करती है, ऐसे थाड़ 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 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें से, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ, पुराने जो डब्बे टीवी होते थे ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन रहती थी, ठीक है। अभी तो आजकल एलईडी आ गया है, सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अब ये यहाँ पर एक एनोड लिया हुआ है और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया है, सो दैट यहाँ से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन दे बम्बार्डेड दिस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टू निकल क्रिस्टल। याद रखना इलेक्ट्रॉन अभी तक पार्टिकल ही है और ये निकल क्रिस्टल पे टकरा रहा है, ये क्रिस्टल का लैटिस है, ठीक है। एंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पर जैसे ही आए और इस तरफ एक डिटेक्टर था जो कि रोटेट कर सकता था, अलग अलग एंगल पे वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके डिटेक्ट कर सकता था, है ना, ये इस तरह का, एंड दिस वाज एंगल थीटा एंड दिस वाज एंगल फाइ। देन व्हाट दे डिड, a beam of electrons emitted by the electron gun is made to fall on the nickel crystal cut along the cubical axis at a particular angle, वो सारा सेटअप था, ठीक है। The scattered beam of electrons is received by the detector, वो जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए उनको अलग अलग एंगल पे रिसीव किया, and they plotted the graph. The energy of incident beam of electron can be varied by changing the applied voltage, तो ब्राइटनेस वगैरह कम कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा या कम कर सकते हो। Intensity of scattered beam of electron is found to be maximum at 50 degree angle and accelerating potential of 54 volt, ये उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया, एंड देन वी विल एनालाइज दिस रिजल्ट। सो थीटा प्लस ये जो स्कैटरिंग एंगल था इट वाज 50 प्लस थीटा इज 180, सो थीटा कितना निकल के आया 65 डिग्री, ठीक है। तो ये जो निकल क्रिस्टल है उसके लिए लैटिस का स्पेसिंग, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो उससे ये लैटिस स्पेसिंग निकल के आता है, और वहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो भी एक्सरे डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। तो दो सरफेस क्रिस्टल होता है तो उसके सरफेसेस होते हैं और उनके बीच का जो स्पेसिंग होता है इट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। सो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम जब डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालते हैं फॉर n इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज सिमिलर टू एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। और ब्रैग्स इक्वेशन का यूज किया 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n इक्वल टू 1 डाल दिया, एंड व्हाट ही फाउंड दैट लैम्डा वाज 1.65 एंगस्ट्रॉम, दिस वाज वेवलेंथ, है ना। ये वेवलेंथ किसका निकल के आया, इलेक्ट्रॉन का। देखो हम इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिकल और उसका वेवलेंथ निकाल रहे हैं यूजिंग मैथमेटिक्स, बिकॉज वी हैव गॉट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और फिर ये ऐसा ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम एंड इंसिडेंट बीम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आया देखो, 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, देन एट 54 वोल्ट वी गेट दिस काइंड ऑफ पीक, इंटेंसिटी का पीक निकल के आ रहा है ना। और ये स्कैटर्ड बीम है, स्कैटर्ड बीम के डायरेक्शन में इंटेंसिटी का पीक निकल के आ रहा है, एंड एट हायर पोटेंशियल वापस से ये इंटेंसिटी का पीक कम हो गया। सो व्हाट वाज कंक्लूजन फ्रॉम दिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हमारा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p होता है, और p इज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो ये मोमेंटम कैसा आता है ना। तो वर्क ऑन इट, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वेशन आप जब मैच करोगे और काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m लिखोगे तो वहां से आप मोमेंटम p निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी रूट ऑफ 2mev, वेर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। और ये अगर सारी वैल्यूज यहाँ डाल देंगे, है ना, h is constant, m is mass of electron, e is charge of electron, सारा constant है, v is this potential 44, 48, 54 and 64. So at 54 हमें पीक मिला है, so if we put 54v, v का वैल्यू 54 डाल देंगे, we get 1.67 एंगस्ट्रॉम, और हमारा पिछले इसमें आया था 1.65 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली वेवलेंथ आया था 1.65 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर कितना आ रहा है
1.67, तो जो कि बहुत ही क्लोज आ रहा है. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन is behaving like a wave since we are getting diffraction pattern. and जो डी ब्रॉगली ने हमारे पास इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट निकल के आ रहा है. सो यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, अब यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस एनोड पोटेंशियल जो है उसका स्क्वायर रूट लिया है और ये ग्राफ निकाला. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, इट वाज लाइक दिस. Intensity was maximum at 54 volts. So diffraction pattern after 100 electrons. तो ऐसा पैटर्न दिखता है. Then 3000 इलेक्ट्रॉन्स के केस में ऐसा पैटर्न दिख रहा है. लुक एट दिस, यहाँ पर क्राउड है, यहाँ स्पेसिंग है, यहाँ पर क्राउड है, यहाँ स्पेसिंग, वापस है क्राउड, वापस है स्पेसिंग. नाउ लुक एट दिस वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 70,000 इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न देखो. सो यू कैन सी ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स, ब्राइट बैंड्स, डार्क बैंड्स. तो ये ऐसा हमारे लाइट के साथ होता है, उसी तरह का हमें इलेक्ट्रॉन का पैटर्न मिल रहा है. सो हियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक वेव. तो मैटर जो कि पार्टिकल है ना, उसको मास है, रेस्ट मास भी है, ऐसी चीजें भी वेव की तरह बिहेवियर दिखाती है. एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे वी स्टडी इट, है ना. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा लेसन था जिसमें हमने सीखा कि जो वेव है और जो पार्टिकल है ये दो अलग अलग बिहेवियर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में दिखते हैं. बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, लाइट के केस में, फोटोन के केस में, इलेक्ट्रॉन्स के केस में, वी सी दीज बिहेवियर आर इंटरचेंजेबल, है ना, इक्विवेलेंट. कुछ जगह पर आपको ये बिहेवियर दिखेगा वेव का, कुछ जगह पर पार्टिकल का बिहेवियर दिखेगा. तो बच्चों यहीं पर अपना ये लेसन खत्म होता है. आप अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू इस टॉपिक को स्टडी करिए और इसमें रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स या डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे. ठीक है, तो रुकते हैं यहीं पे.